नमस्कार। आपदा का सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जंगल की आग की। जंगल की आग की यानी कि उनके कारण क्या हैं और उनके निवारण क्या हैं। इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बीते दिनों आपने समाचार माध्यमों के जरिए ये सुना होगा, देखा होगा किस तरह से भारत में जो जंगल हैं, खासकर उत्तराखंड के जंगलों की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के जंगलों की बात की जाए और अब तो जम्मू कश्मीर में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं और इन घटनाओं की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर्यावरण को नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और कुछ ऑनलाइन भी है। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी, जो कि सदस्य हैं एनडीएमए के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं नरेंद्र सिंह बुंदेला जी, जो कि आईजी हैं एनडीआरएफ के। आपका भी बुंदेला जी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर पर्यावरणविद और ये कम्युनिटी लेवल पे, सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए और मैती आंदोलन से ये इनका बहुत ही गहरा नाता लगा रहा है। हमारे साथ पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी हैं। पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, थैंक यू सर। शुरुआत सबसे पहले राजेंद्र जी आप ही से मैं करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि इस सीज़न में भी, हमने पिछले साल भी देखा, इस साल भी देखा कि बहुत ज़्यादा जो है घटनाएं हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए और अब तो जम्मू कश्मीर की भी खबरें आ रही हैं। आपकी नज़र में ये जो फॉरेस्ट फायर है, जंगल की आग, इसके पीछे सबसे अहम कारण क्या है? देखिए, पहले आपको हमें समझना होगा कि ये फॉरेस्ट फायर जो है, इसको आपदा क्यों कहते हैं जी। जो कि एक जिसको हम एक ढंग से अगर हम अपने प्रयास में अगर उसको नियंत्रित नहीं कर सकें, जो अनप्लैन्ड हो, जिसको हमने प्रेडिक्ट नहीं किया, अनप्रेडिक्टेबल हो, उस चीज़ को हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं, क्योंकि ये अनप्लैन्ड होती हैं। और इसके जो मुख्य कारण हैं, ये वहाँ का मौसम, वहाँ की टोपोग्राफी और वहाँ का फ्यूल लोड जो है, मेन कारण इसके होते हैं। अगर हम इसको वर्गीकृत करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 तरह की हमारे यहाँ फॉरेस्ट फायर होती हैं। एक होती है जो उत्तर पश्चिमी जो है, हमारा जो हिमालयन रीजन है, इसमें होती है। और इसमें मुख्य जो आग होती है वो होती है फ्यूल लोड के कारण, जिसमें कि पेरूल का, जिसको हम पाइन नीडल कहते हैं, उसका जो है बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है। और दूसरा कारण इसका होता है कि जो ट्रांस ह्यूमन है, जिनको चरवाहा हम बोलते हैं, उनकी जो है इसमें भी, उनके कारण भी इसमें जो है उनसे हमें नुकसान होता है। जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, जैसे गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, वहाँ सिर्फ सूखे पत्तों के कारण जो है, फ्यूल लोड के कारण यह आग लगती है। जो मध्य भारत का क्षेत्र है हमारा जो है, और मध्य और पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भारत का क्षेत्र है, वहाँ जो है गैर लकड़ी उत्पादन जो है, जिसमें हम कहते हैं महुआ के पत्ते, तेंदू के पत्ते, उनके शुष्क पत्तों के कारण जो है आग लगने का खतरा होता है। वो जो नॉर्थ ईस्ट की जो फायर होती है, वो सिर्फ कृषि स्थानांतरण के कारण होती है कि हम आज खेती यहाँ कर रहे हैं, कल दूसरी जगह कर रहे हैं, उसके कारण जो है ये आग लगती है। और इससे जो नुकसान होता है, वो नुकसान होता है कि हमारी एक जो है, जो हमारी मिट्टी है, उपजाऊ भूमि है, उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है। सॉइल इकोलॉजी जो है उससे खराब होती है। माइक्रोफोना जो होता है ज़मीन के अंदर जो है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। दूसरा इसमें जो नुकसान होता है वो हमारे पक्षियों को और जीव जंतुओं को होता है कि जब आग लगती है तो वो वहाँ से निकल नहीं पाते और निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, तो शहरों की तरफ और कस्बों की तरफ और गांव की तरफ वो निकलते हैं। और तीसरा जो मेन है उसमें कि जो जंगल का एक सुरक्षा जो कवर होता है, जिसमें झाड़ियाँ होती हैं और चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं, वो जल के जब पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तो आग जो है फिर जो है आगे बढ़ती है। तो ये लो इंटेंसिटी आग और मीडियम इंटेंसिटी फायर और लार्ज इंटेंसिटी की फायर जो है, इसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमने कब उसको पहचाना, कब उसकी जानकारी हमें मिली और उसके बाद कितनी रोकथाम हम इसकी कर सकते हैं। अगर इस पूरे सीजन की बात कर ली जाए तो अब तक जंगलों में लगी आग की वजह से कुल नुकसान की बात की जाए तो वो 5 करोड़ 66 लाख
₹54,286 का अब तक हो चुका है और ये नुकसान 1,550 अग्निकांड की घटनाओं में अब तक हो चुका है। ये हिमाचल प्रदेश की सिर्फ और सिर्फ बात मैं कर रहा हूँ। आप बाकी स्टेट भी, उत्तराखंड भी है और बाकी स्टेट्स भी हैं। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पैसे की, और जैसा कि उन्होंने कहा कि पर्यावरण का और जो वहाँ पशु पक्षी रहते हैं उनका सबका नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब आग लगने घटनाएं हो जाती हैं, आग लग जाती है बृहद पैमाने पर, उसके बाद जो रिस्पांस होता है वो एनडीआरएफ का होता है। वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? हमारे साथ नरेंद्र सिंह बुंदेला जी हैं जो कि आईजी एनडीआरएफ के। नरेंद्र सिंह जी, जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, आपको कितनी देर के बाद सबसे पहले सूचना मिलती है, एक तो ये बताएं। और जब आप लोगों को सूचना मिल जाती है कि भाई इस जगह पे घटना हुई है, आग लग गई है बृहद पैमाने पर, आपका फर्स्ट रिस्पांस कैसा होता है? तो मैं ये बताना चाहूँगा, फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट स्टेट में होता है, सबसे पहला रिस्पांस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, लोकल कम्युनिटी है, फायर सर्विस के लोग हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमारी 3 टीमें बनाने का निर्देश दिया है, जिसके तहत हमने उत्तराखंड, असम और आंध्र प्रदेश में 3 टीमें इनको ट्रेनिंग की है, इनको इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए हैं। ये छोटे तौर पे हमने काम करना शुरू किया है। तो इसमें जब भी कोई फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट होता है और स्टेट को लगता है कि उनको एडिशनल सपोर्ट चाहिए, तो वो फिर एनडीआरएफ, हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। एनडीआरएफ को डिमांड की जाती है तो हम अपनी टीम वहाँ पर भेजते हैं। और बेसिकली हमारी टीम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके साथ मिलके, उनके वॉलंटियर्स के साथ मिलके फॉरेस्ट को बुझाने में काम करते हैं। और इसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा फैलता है, हर जगह आप इंटरवीन नहीं कर सकते, तो उसको कहाँ पर रोकना चाहिए, किस तरह फॉरेस्ट का जो दायरा और कहाँ नैरो करके कहाँ पर ख़त्म करना आसान होगा, ये ज्योग्राफी और टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से हम फील्ड पर काम करते हैं। हमारे साथ कम्युनिटी लेवल पे किस तरह का रोल प्ले किया जा सकता है और किस तरह का रोल प्ले किया जा रहा है, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी हैं, जो कि इसी तरह के एक मैती आंदोलन से जुड़े हुए हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में एक बार फिर से। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि कम्युनिटी लेवल पे आपने सुना हमारे जो मेहमानों को कि कम्युनिटी लेवल पे जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि कहीं आग लगी, वो फैली, और जब तक कि एजेंसीज को इन्फॉर्म किया जाएगा, उनके पहुंचने में, साजो सामान के साथ पहुंचने में टाइम बहुत बीत जाता है। और इस टाइम में जो जंगल की आग वो काफ़ी फैल जाती है। ऐसे में कम्युनिटी के लोगों का, और आप चूंकि जुड़े हुए हैं मैती आंदोलन से, किस तरह का रोल आप लोग प्ले करते हैं? सर, ये जंगल की आग बुझाने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हाथ है वो कम्युनिटी का है। सामुदायिक रूप से जब तक समुदाय आगे नहीं आएगा तो तब तक हम आग बुझाने में कतई सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जनता देखती है कि हमारा सामने का जंगल जल रहा है, जब तक फॉरेस्ट के लोग आते हैं, जब तक हमारी आरडीएफ या अन्य लोग आते हैं, तब तक हमारे गांव के लोग वहां पहुंच करके आग बुझाने का काम शुरू कर देते हैं। और कम्युनिटी का इसमें बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक समुदाय को उस जंगल से उनके जो लाभ हैं वो मिलते रहते हैं, और उनको ये लगता है कि अगर कल जंगल जल गया तो कल ये चीजें हमको नहीं मिल पाएंगी। हमारा उत्तराखंड है, हमारा सारा समुदाय का पूरा जीवन ही जंगलों से जुड़ा हुआ है, और जंगलों से हमें घास मिलता, हमारे जानवरों को, हमारे कई आजीविकाएं उससे जुड़ी हुई हैं, जैसे रिंगाल है, ये टोकरियां बुनने के लिए सारे हमारी हर चीज जो है जंगल में है। उनका हम हल्का फुल्का उपयोग करते हैं, अपने जंगलों को बचाने का भी काम करते हैं। जब जंगल जलते हैं तो सबसे बड़ा दुख हमारे गांव लोगों को होता है कि अब अगर ये जंगल जल जाएंगे तो फिर हमारे जो आजीविका है कैसे आगे चलेगी, और इसमें पानी के स्रोत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सारी घासें जल जाती हैं तो जानवरों को फिर घास कहाँ मिलेगी, हमारे पास ज्यादा उतना भंडार घास का भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें देख करके ये लगता है कि समुदाय का बड़ा हाथ है आग बुझाने में। लेकिन वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारा समुदाय इसमें थोड़ा पीछे की तरफ खिसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी जब आग लगी थी तो कई लोगों ने उदासीनता दिखाई कि जंगल जल रहे हैं तो सरकार के जंगल हैं, हमारे तो जंगल है नहीं, तो पहले सरकार बुझाएगी तब देखते हैं हमें वो होगा। तो इसलिए अभी जरूरत है कि हम अपने समुदाय को बड़ी मजबूती से आगे लाएं, उनको शिक्षित करें, उनको ट्रेन करें, ताकि वो अपने जंगलों को बचाने के लिए आएं। और ये जब भी जंगलों में जो आग लगी
तो ये कई बार ये जंगल हमारे गांव की तरफ भी आई है और कई गांव के हमारे मकान जल गए हैं, कई हमारे खेती में फसल थी वो भी जल गए हैं। तो इससे लोगों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम आपसे आगे भी इस पे बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पापा, ये जंगलों में आग लग कैसे जाती है? बेटा, गर्मी के गर्म तापमान के अलावा घरों के जलते पदार्थ जैसे कि दिए, सिगरेट, उनसे सूखे पत्ते और घास फूस में आग फैल जाती है। तो ऐसा होने से रोके कैसे? बच्चों, सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित करें कि आग आप लोगों की वजह से ना लगे। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जंगलों में आग लगने के, जैसे पराली जलाना, घर के बाहर खुले में खाना बनाना। तो सदा याद रखें कि आग को बुझाने की जिम्मेदारी उसी की है जिसने आग जलाई है। बच्चों, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हेल्पलाइन नंबर मालूम होना चाहिए। मैं सब समझ गया। क्या समझे? सतर्कता में सुरक्षा हमारी, तैयारी में ही होशियारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। Intense physical activity and exposure to heat can cause fatal heat stroke. The symptoms are high fever, nausea or vomiting, weakness, cramps, dizziness, loss of coordination, trouble breathing or uneasiness, rapid heartbeat, chest pain, fainting. If you see someone in this condition, give them first aid. Call the 108 ambulance immediately. Till then, move them to a shaded area. Make the person lie down with elevated feet. Cool down the body with wet cloths. Fan them. If they are fully conscious, give them ORS, lemon juice or buttermilk. Avoid aerated and caffeinated drinks. Your alertness can save a life. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा के सामने के इस अंक में इस बार हम बात कर रहे हैं जंगल की आग की, उसके क्या कुछ कारण हैं और उसके क्या कुछ निवारण हो सकते हैं। राजन सर, एक बार फिर से आपसे रुक करूंगा। और ये तो जैसा कि हमने अभी सुना कि जो कम्युनिटी लेवल पे लोग हैं कई बार रेस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो एक जो उत्साह है वो अब नहीं है। उनके मन में भी आ गया कि चलो सरकार आएगी, सरकार के जंगल हैं वो आके करेंगी। एक तो इस पे आपका मैं रिस्पॉन्स चाहूँगा। दूसरा कि लोकल फैक्टर्स के साथ साथ ग्लोबल फैक्टर्स, अल नीनो का इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, इसको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं इस तरह की आग में? देखिए, जहाँ तक कम्युनिटी का सवाल है, मैं इस समय इसके विषय में 4 चीज़ कहना चाहूँगा। 1 कि हमें अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं अवेयरनेस की बात करता हूँ तो स्कूल लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो हमारे टूरिस्ट जो आते हैं, पर्यटक जो आते हैं, उनके लिए ये अवेयरनेस जो है होनी ज़रूरी है कि हम जो है जंगलों में जा रहे हैं, हम फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी को भी हमें बताना है कि जंगलों से तुम्हारा भी जीवन है। और अगर उत्तराखंड और हिमाचल और कश्मीर वगैरह की बात करूँ तो उत्तरांचल एक ऐसा राज्य है जो करीब करीब आधे उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर जब तक हमारे जंगल हैं तभी तक हम भी जीवित हैं। हमारा जीवन जो है जंगलों के कारण ही है, चाहे पानी के स्रोत हैं, चाहे ऑक्सीजन है, और चाहे आजीविका जो है गाँवों वालों की है वो जुड़ी हुई है। ये कम्युनिटी के अंदर हमें समझाना है। तीसरी चीज़ है इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और कैपेसिटी डेवलपमेंट। कैपेसिटी हमने बना दी है, हमने गांव-गांव में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वन रक्षक बनाए हैं, ग्रामीण युवक मंगल दल बना रखे हैं। लेकिन अगर हमने उनके पास नए इक्विपमेंट नहीं दिए हैं, जो उनकी कैपेसिटी अगर डेवलप नहीं की है, अगर उनको हमने संसाधनों से सुसज्जित नहीं किया, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि किस तरह हम आग को बुझाएं। और चौथा जो है इसमें जो है कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी जरूरी है। फ्रॉम अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड, जैसे बुंदेला साहब ने कहा है, फायर लेन्स को बनाना है, जो फ्यूल लोड है उसको कम करने के लिए है। एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और मैं कल्याण सिंह रावत जी, मैथी फाउंडेशन, ऐसे लोगों को बधाई देता हूं कि ये लोग
उस चीज को बनाए रखे हैं। और उत्तराखंड का तो इतिहास है, चाहे गौरा देवी का इतिहास हो, चाहे सुंदरलाल बहुगुणा जी का इतिहास हो, कल्याण सिंह जी का इतिहास हो, इन लोगों ने पूरा जीवन अपना जंगलों को बचाने में लगाया है। देखिए, जलवायु परिवर्तन आपने कहा है, हीट वेव और जंगलों में आग का संबंध आपस में बहुत गहरा है। जब जब गर्मियां पड़ी हैं, अगर आप पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे तो जब जब गर्मियां ज़्यादा हुई हैं तब तब आपकी घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। क्यों हुई हैं? ये जैसे आपने कहा कि घास में आग लगा दी, पर्यटक गए, पर्यटकों ने किसी ने भी कुछ छोटी सी एक गलती भी कर दी, जाने अनजाने में हो गई, उसके कारण आग लग गई है। तो इससे और इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट हो रहा है, जैसे अगर हम मध्य भारत में चलते हैं या उत्तराखंड में चलते हैं, तो जो जनवरी फरवरी में जो बारिशें होती थी वो बारिशें अभी नहीं हो रही हैं। और जब बारिशें होती थी तो जमीन में नमी बहुत ज़्यादा होती थी, तो अगर फायर की कोई घटनाएं होती भी थी तो उस समय जो है वो आग नहीं पहुंच पाती थी। अब वो बारिशें बंद हो गई हैं, तो जब बारिशें बंद है, फ्यूल लोड बढ़ गया है, सूखी पत्तियां हैं, और ये एक ऐसा आक्रामक ज्वलनशील है, ये जो पाइन जो निडिल है जिसको हम पेरूल बोलते हैं, ये ऐसा ज्वलनशील है कि इसमें थोड़ी सी आग लगी और जब तक लोग यहाँ तक पहुँचते हैं तब तक जो है बहुत बड़ा ये दानव रूप ले लेती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज की घटनाएं हो रही हैं हर साल हम देख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैनमेड तो है ही, लेकिन ये भी जो प्राकृतिक कारण है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस तरह की घटनाओं को बढ़ाने में। लेकिन हमारे साथ लगातार एनडीआरएफ के भी आईजी बने हुए हैं नरेंद्र सिंह बुंदेला जी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अब चूंकि घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो संख्या, जो नंबर्स आग लगने की घटनाएं बीते सालों में हुआ करती थी उसमें इजाफा हम देख रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबल लेवल पे क्या है? आप फ्रांस का जिक्र कर रहे थे और वहाँ पे भी घटनाएं होती हैं, उनके जो फायर फाइटर्स हैं, जो टीमें हैं, वो कैसे करती हैं और हम उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ इंडिया में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं? फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिकली उनको हम ठीक से कर सकें तो बहुत हद तक हम कई फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट को कम कर सकते हैं और नहीं भी होने दे सकते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि फॉरेस्ट फायर पूरे साल भर नहीं होता है, वो रिस्क पीरियड बहुत लिमिटेड पीरियड है, 2 से 3 महीने कह सकते हैं, जब ड्राई सीजन है, मॉइस्चर कम है, हीट ज़्यादा है, जब फायर के इंसिडेंट ज़्यादा होने के साथ। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में ग्लोबली जो मैंने समझा और देखा है कि उस समय जो फॉरेस्ट फायर रिस्पॉन्डर्स हैं वो अलर्ट ज़्यादा होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है और ये प्री पोजिशनिंग करते हैं। जैसे हमारे देश में भी फॉरेस्ट फायर का जब इंसिडेंट जब बढ़ेगा गर्मी के समय में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी स्टेट्स में अपने वॉलंटियर्स जो फॉरेस्ट फायर के वर्कर्स हैं वो काफ़ी प्री पोजिशनिंग कर देते हैं, अलर्ट रहते हैं और जंगलों में वो काम करते हैं कि जितने भी उनके फ्यूल हैं उनको पहले से या तो हटा दें या उनको कंट्रोल बर्निंग कर दें और शुरू से ही काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है। दूसरा जो हमने देखा कि उतना आसान भी नहीं है, इतने बड़े जंगलों को आप साफ करना, उन पत्तियों को हटाना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, तो मकसद ये होता है कि उसको लिमिट कर दें। अगर फॉरेस्ट फायर लगता है तो एक पर्टिकुलर पैच में लगे, उससे आगे नहीं फैल पाएगा, उससे भी क्या होता है लोकलाइज्ड हो जाता है। तो वो जिस हद तक कर सके वो करना बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट नेशनल पार्क्स में आप जब भी जाते होंगे देखेंगे कि ये बहुत प्लानिंग के तहत लोग इसमें काम करते हैं। दूसरा है कि फॉरेस्ट फायर जो इंसिडेंट होता है उसमें अर्ली रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली रिस्पांस के लिए इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है, या तो सैटेलाइट के थ्रू आ रही है, टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रही है, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन जो हमने पाया है कि जो कम्युनिटी है, पब्लिक है, जो ग्राउंड पे है, विलेजर्स हैं जो फॉरेस्ट के नियर में रह रहे हैं, वो सबसे पहले नोट करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना जैसे रावत जी ने बताया, या फिर वो कंट्रोल रूम में जो भी हेल्पलाइन है फॉरेस्ट फायर में रिस्पॉन्ड कर रही है उसको इन्फॉर्मेशन दे, ताकि लोकल कम्युनिटी के साथ भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट है या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जहाँ भी जिसकी जो अवेलेबिलिटी तुरंत आके रिस्पॉन्ड करे। सब चीज़ का मिलाकर ये मैनेजमेंट टेक्निक है, उस समय डिसाइड करना आपके पास क्या रिसोर्सेज है और किस तरह से हम टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से। देखिए रावत जी, हमारे जो पैनलिस्ट है वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए इस कम्युनिटी लेवल पे, लोकल लेवल पर अगर सबसे पहले रिस्पॉन्ड इसको कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक हम इस पे काबू पा सकते हैं। जो कम्युनिटी लेवल पे आप जैसे जो लोग हैं या बाकी जो लोग हैं, वो जो पर्यटक आते हैं उनको आपको लगता है कि उन्हें भी एडुकेट करने की, उन्हें समझाने की, भाई आप तो एक टूरिस्ट बन के आ गए,
आपके जाने के बाद अगर आपने कुछ ऐसी गलती कर दी, उससे भयंकर आग लग गई, हमारा नुकसान हो जाता है। ऐसे में क्या आपके समुदाय के लेवल पर उन पर्यटकों को भी समझाने की, उन्हें जागरूक करने की जो मुहिम है वो चलाई जाती है? आजकल क्या है कि जब जंगलों की तरफ लोग जा रहे हैं, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, तो मैगी और इस तरह की चीजों को भी अपने गाड़ियों में लेकर के बनाने के लिए ले जा रहे हैं और जंगलों में जाकर के उसको बना रहे हैं और उसके बाद वहां से अपनी गाड़ी पकड़ी और चल दिए और जो आग वहां पर छूट जाती है उसके बाद वो आग पूरे जंगलों को पकड़ लेती है। ये एक सबसे बड़ा कारण ये भी देखा गया। मैं कई जगह गया तो देखा मैंने कि कई जगह जो आग है पर्यटकों के द्वारा लग रही है। तो ये पर्यटकों को बहुत बताने की जरूरत है। जो हमारे आसपास के गांव हैं उन लोगों को समझाना चाहिए कि अगर आपके क्षेत्र में कोई पर्यटक आ रहे हैं तो उनको किस तरह से हम जंगलों के नियम बताएं कि जंगलों को में किस तरह से आपको जाना है, या पर्यटकों को ऐसे स्थानों में ले जाया जाए जहां आग लगने की संभावनाएं कम है। और इसका यही निदान है कि हम जो गाइड है हमारे, जो पर्यटकों के साथ जाते हैं या हमारे स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, वो उन पर्यटकों को समझाएं कि ये जंगल हमारे हैं, आप तो चले जाएंगे लेकिन ये जंगल हमारे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रावत जी की जो पर्यटक जा रहे हैं उनको समझाने की भी जरूरत है, जो नासमझ हैं और जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ मुझे लगता है कि दंडात्मक कार्रवाई करने की भी जरूरत है। इस कार्यक्रम में फिलहाल हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पापा, ये जंगलों में आग लग कैसे जाती है? बेटा, गर्मी के गर्म तापमान के अलावा घरों के जलते पदार्थ जैसे कि दिए, सिगरेट, उनसे सूखे पत्ते और घास फूस में आग फैल जाती है। तो ऐसा होने से रोके कैसे? बच्चों, सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित करें कि आग आप लोगों की वजह से ना लगे। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जंगलों में आग लगने के, जैसे पराली जलाना, घर के बाहर खुले में खाना बनाना। तो सदा याद रखें कि आग को बुझाने की जिम्मेदारी उसी की है जिसने आग जलाई है। बच्चों, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हेल्पलाइन नंबर मालूम होना चाहिए। मैं सब समझ गया। क्या समझे? सतर्कता में सुरक्षा हमारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। Intense physical activity and exposure to heat can cause fatal heat stroke. The symptoms are high fever, nausea or vomiting, weakness, cramps, dizziness, loss of coordination, trouble breathing or uneasiness, rapid heartbeat, chest pain, fainting. If you see someone in this condition, give them first aid. Call the 108 ambulance immediately. Till then, move them to a shaded area. Make the person lie down with elevated feet. Cool down the body with wet cloths. Fan them. If they are fully conscious, give them ORS, lemon juice or buttermilk. Avoid aerated and caffeinated drinks. Your alertness can save a life. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपदा का सामना। और आपदा का सामना के आज के अंक में हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर की, जंगल की आग की। हम इस कार्यक्रम के आखिरी चरण में, आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। हम एक आखिरी टिप्पणी, लास्ट टिप्पणी, कमेंट हम चाहेंगे अपने सभी मेहमानों से। राजन सर, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में, चूँकि क्लाइमेट चेंज अपनी जगह है, ग्लोबल वार्मिंग अपनी जगह है, हम एक इंसान के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हम किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, कम्युनिटी जहाँ जहाँ जुड़ी है वहाँ वहाँ हम लोगों ने इस पे विजय प्राप्त की है। गुजरात अर्थक्वेक हुआ, वहाँ के लोगों को जोड़ा हमने और उनके अनुसार हमने वहाँ मकान बनाए। नेपाल अर्थक्वेक हुआ, 50,000 मकान हमने कम्युनिटी के साथ मिलकर भारत सरकार ने बनाए हैं। जब हम साइक्लोन के एरिया में जाते हैं तो साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, बिपोरजॉय देख लीजिए, रिमॉल देख लीजिए, लॉस ऑफ लाइफ इज 0। और इसीलिए हम कहते हैं कि अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन जो हो रहा है वो हो रहा है, टाइम पे है। चाहे वो एनआरएसए की रिपोर्ट है, 1 घंटे के अंदर पहुंच जाती है। और एफएसआई ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है अपना, जिसमें 2,86,520 लोगों ने उसको
जनरेट किया है, उनको अपलोड किया है अपने फोन पे। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, हर एक के पास, लोगों को जागरूक किया लेकिन जा अब रहा है। उस समय जागरूकता बहुत ज्यादा है, लोगों के पास है। लोगों के पास ये है कि इस नुकसान को कम किया जाए, एसओपी बनाई जाए, और जो उत्तराखंड में जो लोग जा रहे हैं कम से कम उसमें चार धाम यात्रा के लिए तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसमें एक लाइन ये भी जोड़ दिया जाए कि भाई जंगलों में जाने से पहले क्या क्या सावधानियां आपको लेनी है, डूज एंड डोंट्स करने की जरूरत है। बुंदेला जी, आपका आखिरी टिप्पणी आपकी, किस तरह से इसको माने कि और किस तरह की प्रैक्टिसेस लाने की जरूरत है ताकि अगर फ्यूचर में, भविष्य में और भी विकराल घटनाएं होती हैं तो उसको एक काबू पाया जा सके? तो जैसा कि सर ने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें ट्रेनिंग भी है, इक्विपमेंट का है, रिसोर्सेज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग के अलावा कि रिस्पांस पार्ट, क्योंकि जहाँ देखा गया है कि अब अगर हम दूसरे देशों की बात करते हैं कि फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स बढ़े हैं, लेकिन जिस देशों ने फॉरेस्ट फायर का रिस्पांस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग किया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया है और टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वहाँ पर एक लेवल से जाके फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स रुके भी हैं। ऑब्वियसली कि जो भी फायर इंसिडेंट होता है पुलिस भी उसमें कार्रवाई करती है, लीगल एक्शन और स्ट्रॉन्ग हो, लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई हो, अवेयरनेस हो, तो इससे भी बहुत फर्क। रावत जी, आपके पास आना चाहूंगा, आखिरी टिप्पणी, किस तरह से समुदाय, व्यक्ति विशेष, गांव वाले किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? सर यह है कि कोई भी आग जंगल की होगी वो बिना समुदाय के सहयोग से नहीं बुझ सकती है, चाहे हम कैसे कैसे उपकरण ला दें। इसलिए जरूरी है कि समुदाय को प्रशिक्षित किया जाए। हमारी महिला मंगल दल हैं, युवा मंगल दल हैं, इनको आग किस तरह से बुझाई जाए इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और मैं दूसरा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 1980 में जो एक वनों के लिए एक अधिनियम बना था कि 1000 मीटर से ऊपर जो है पेड़ों को न काटा जाए, उसमें से चीड़ को अलग कर दिया जाए, क्योंकि चीड़ इतना बढ़ गया है हमारे उत्तराखंड में, 28% से ऊपर चीड़ चले गया है, और ये चीड़ ही सबसे बड़ा कारण है। अगर चीड़ का हम वैज्ञानिक प्रबंधन शुरू कर दें और उसमें लोगों को उसकी वो दे दें, तो उसमें लगता है कि आग की घटनाएं तो होती ही रहेंगी, लेकिन उसको न्यून किया जा सकता है और हम कम से कम जंगलों को जो है नुकसान से कर सकते हैं। ये कुछ नीतिगत मामले हैं, और जैसा कि आपने कहा कि क्या कुछ इसमें किया जा सकता है, जो चीड़ के जो पेड़ हैं उनको कैसे कट किया जा सकता है जिससे कि जो वनाग्नि है उस पर कम से कम वो घटनाएं हो सकें। फिलहाल समय इतना ही है इस कार्यक्रम में, तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे बुंदेला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रावत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।